अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मैं हूं फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीनी की कीमत और दस्तयाबी का मामला सुलझ न सका। परचून मार्केट में चीनी 190 रुपये में फरोख्त होने लगी। हुकूमती होलसेल पॉइंट से महदूद चीनी मिलने पर दुकानदार ओपन मार्केट से भी चीनी खरीदने पर मजबूर। परचून मार्केट में चीनी का सरकारी रेट 175 रुपये फी किलो है। इंतजामिया ओपन होलसेल मार्केट में चीनी मुकर्रर निर्ख पर फरोख्त नहीं करवा सकी। घी की कीमतों में इस्तेहकाम, दर्जा अव्वल 550, दर्जा दोम घी 510 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जी जाहिद। बिल्कुल, मार्केट में इस वक्त चीनी की सूरत के लिए हुकूमत की जानब से जो भी इकदाम किए जा रहे हैं वो कारगर होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि परचून मार्केट में इस वक्त भी चीनी कम अज़ कम 190 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। सिर्फ महदूद दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती में तकरीबन 175 रुपये फ़ी किलो तक चीनी दस्तयाब की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो सूरत हाल है, होल सेल मार्केट में इस वक्त चीनी का रेट 188 से 190 रुपये फ़ी किलो है। हुकूमत की जानब से चंद पॉइंट्स लाहौर शहर में ऐसे बनाए गए थे जहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती में होल सेल रेट पर दुकानदारों को चीनी फराम की जाती है, लेकिन वो सिर्फ 50 किलो का थैला जो है एक दुकानदार ले सकता है, जो कि दुकानदारों का कहना है कि उनकी ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी होता है, जिसकी वजह से इन्हें होल सेल मार्केट से भी चीनी खरीदनी पड़ती है। और होल सेल मार्केट में चीनी का रेट 188 से 190 रुपये फ़ी किलो से कम नहीं हो रहा, लेकिन अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए दुकानदार मजबूरन 190 रुपये फ़ी किलो छुपा कर चीनी इंतज़ामिया की नज़र से बेच रहे हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानब से इस वक्त परचून में चीनी का रेट 175 रुपये फ़ी किलो है, जबकि होल सेल में 171 रुपये फ़ी किलो है। लेकिन 171 रुपये फ़ी किलो आम होल सेल मार्केट जो है उसमें चीनी दस्तयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है और मार्केट में चीनी के रेट सरकारी रेट से काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो घी की सूरत हाल है उसकी कीमतों में कदरे चंद हफ्तों से इस्तेहकाम देखा जा रहा है, और आज भी दर्जा अव्वल घी जो है वो तकरीबन 550 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है, जबकि दर्जा दोम घी 510 से 520 रुपये और दर्जा सोम घी जो है वो तकरीबन 450 से 470 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। मार्केट ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानब से इससे चीनी के लिए जितने भी इकदाम किए जा रहे हैं उनके उस किस्म के इकदाम मुस्बत असरात मार्केट में नज़र नहीं आ रहे, जैसा कि हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है। इसलिए जब तक होल सेल मार्केट में चीनी का रेट 171 रुपये फ़ी किलो तक नहीं होगा, आम दुकानों पर भी चीनी वाफर मकदार में 175 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब होना मुश्किल है। जी ठीक है जाहिद, आपका शुक्रिया। शहर में चीनी की सप्लाई 744 मेट्रिक टन कर दी गई। 60% अवाम आम मार्केट और 40% कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सप्लाई जारी है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल और डॉक्टर इहसान भुट्टा का कहना है 30% सप्लाई शुगर मिल्स डीलर्स और 30% डीसी ऑफिस के नामजद शुगर डीलर्स फराहम कर रहे हैं। चीनी की सप्लाई का रिकॉर्ड मरतब करके कैन कमीशन ऑफिस को भिजवा दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए इस बारे। बिलाशुबा जो पंजाब में जो है चीनी पर ग्राम फरोशी जारी है और मुनाफाखोरी भी की जा रही है, मगर इसी सिलसिले में पंजाब हुकूमत की तरफ से कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, क्रैकडाउन भी किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ चीनी की सप्लाई को बेहतर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो काम किया जा रहा है, जिस पर आज के अदादा शुमार सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि शहर लाहौर में 744 मेट्रिक टन चीनी की सप्लाई कर दी गई है। 60% आम मार्केट की सप्लाई की गई है, जबकि 40% कमर्शियल के लिए सप्लाई भिजवा दी गई है। शुगर मिल्क डीलर्स 30% सप्लाई दे रहे हैं, जबकि 30% सप्लाई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नामजद शुगर डीलर्स फराहम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में रिकॉर्ड मुनक़्क़द करके कैन कमिश्नर ऑफिस भिजवाया जा रहा है, जबकि इसी सिलसिले में सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर इहसान भुट्टा का कहना है कि शहर में डिमांड के मुताबिक चीनी की सप्लाई कर दी गई है, जबकि मुनाफा करों के साथ अहम हाथों से भी निपटा जा रहा है। और इसके साथ साथ शहर भर में जो है छापे भी मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 296 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गई है। पंजाब भर में 25 अफराद गिरफ्तार, 270 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। अब तक 21,036 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है की गई है। मजमूई तौर पर 2,533 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, 391 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। डोर डिवीजन में 10 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्राइस कंट्रोल के दादाशुमार के मुताबिक गुजरात डिवीजन में 52, फैसलाबाद में 61 और इसके साथ साथ साहिबा डिवीजन में 9
सरगोदा डिवीजन में 25, जबकि रावलपिंडी डिवीजन में 25, बहावलपुर डिवीजन में 37, जीजीखान में 14, जबकि मुल्तान में 56 चीनी ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चीनी की कीमतों में मुस्लिम इजाफा और किल्लत पैदा करने वालों की गिरफ्तारी और भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। और 2 रोज से वापस स्टॉक के बाईस आम मार्केट में लोगों पर अमल दरामद में वाजिया बेहतरी आ रही है, ये कहना है सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर शाम बता रहा है। जी इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई माफिया का राज बरकरार, शहरी सस्ती रोजमर्रा अशिया को तरस गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी न हो सकी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फी किलो पर बरकरार। मार्केट में गोश्त 650 रुपये फी किलो तक बिक रहा। साफी गोश्त 720 रुपये किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी इस्तेहकाम है। होलसेल रेट 397, परचून में कीमत 411 रुपये किलो मुकर्रर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त मार्केट में ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो अवामी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। ब्रायलर की सप्लाई का मसला जो है वो बेहतर नहीं हो सका है और मार्केट में इस वक्त ब्रायलर, जिंदा ब्रायलर जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त किया जा रहा है। यही वजह है कि जो सरकारी रिलीज है उसके बरक्स महंगे दामों जो है ब्रायलर गोश्त बिक रहा है। 595 रुपये फ़ी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत सरकारी रिलीज में है। मार्केट में 650 रुपये 640 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह साफ़ी गोश्त जो है वो 740 से 750 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। फार्मर की जानिब से जिंदा ब्रायलर की सप्लाई उठवाई जा रही है, वो 383 के बरक 410 से 420 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह होल सेल जिंदा ब्रायलर 397 रुपये फ़ी किलो सरकारी रिलीज में, यानी कि दुकानों पर जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो 397 में पहुँचना लाजमी है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मार्केट में ब्रायलर की और ब्रायलर की कीमतों की? ब्रायलर 650 रुपये बिक रहा है। किसी दुकानदार को नहीं ये पकड़ ले और ख़ुद अपना रेट बताई जा रहे हैं। मैं घर से गोश्त लेने आया हूँ, गोश्त 650 रुपये दे रहे, तो कैसे लेंगे? आधा किलो लेना था गोश्त, वो भी यानी कि मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, आपने जो है वो सारी की गुफ्तगू जुनीन का कहना है कि हुकूमत जो है वो ब्रायलर की जो काटल है उसको जो है वो तोड़ने में नाकाम है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता कई माह से ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो हैं अवामी क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ रही और एक आम आदमी या यौमिया उजरत पे काम करने वाला जो मज़दूर है उसके लिए ब्रायलर की ख़रीदारी जो है दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। लाहौर हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से पहले का जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। बहन की औलाद को जायदाद में हिस्सा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार। जस्टिस खालिद इसहाक का जमशेद समेत दीगर की अपील पर 29 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक गफूरा बीबी के वफात के 21 साल बाद उसकी औलाद ने दावा दायर किया जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। ट्रायल कोर्ट ने दावा ताख़ीर से दायर होने को यकसर नज़रअंदाज किया। अदालत ट्रायल कोर्ट का बहन की औलाद के हक में जारी डिग्री को कालादम करार देती है। तफसीलात जाने की मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, इस बारे आगाह कीजिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से पहले का जायदाद का तनाज़ा हल कर दिया। बहन की औलाद को जायदाद में हिस्सा देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार। जस्टिस खालिद इसहाक का जमशेद समेत दीगर की अपील पर 29 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक गफूरा बीबी की वफात के 21 साल बाद उसकी औलाद ने दावा दायर किया जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता। ट्रायल कोर्ट ने दावा ताख़ीर से दायर होने को यकसर नज़रअंदाज किया। अदालत ट्रायल कोर्ट की बहन का औलाद को हक में जारी डिग्री को कालादम करार देती है। अब आपको बताएं कि लेबर डिपार्टमेंट में 422 मिलियन रुपए की अद्वियात की खरीदारी का रिकॉर्ड गायब। पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी का ऑडिट डिपार्टमेंट को जुज़वी रिकॉर्ड फराहम करके जान छुड़ाने की कोशिश। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 अली हैदर गिलानी का मामले की तहकीकात पर अदम एतमाद का इज़हार। चेयरमैन PAC 2 की सेक्रेटरी सोशल सिक्योरिटी को दोबारा तहकीकात की हिदायत दी गई। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमजा कुर्सी से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लेबर डिपार्टमेंट में 442 मिलियन रुपए के अद्वियात की खरीदारी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी के ऑडिट डिपार्टमेंट को जुज़वी रिकॉर्ड फराहम करके जान छुड़वाने की कोशिश की गई है, जबकि ये इंकशाफ जो है पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 के इजलास में हुआ, जबकि इजलास चेयरमैन कमेटी अली हैदर गिलानी की ज़ेर सदारत हुआ। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो ऑडिट डिपार्टमेंट का कहना है कि फराहम करता रिकॉर्ड अद्वियात की खरीदारी की शफाफियत साबित करने के लिए नाकाफी है। रिकॉर्ड फराहम न करने वाले
ملازمین کا تعین کیا جائے، جبکہ اس پر چیئرمین PAC2 علی حیدر گیلانی کا پہلی تحقیقات پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، جبکہ چیئرمین PAC2 نے سیکرٹری سوشل سیکیورٹی کو دوبارہ تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ ادویات کی خریداری کا شفاف طریقہ کار مرتب کیا جائے، یہ کہنا تھا اس موقع پر علی حیدر گیلانی کا، جبکہ علی حیدر گیلانی نے مزید کہا کہ معمولی ادویات خریداری کے بھی رسید ہوتی ہے، 442 ملین کی ادویات کی خریداری کا ریکارڈ کیسے غائب ہو سکتا ہے، اس کی تحقیقات کی جائے، اور جب تک یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی اس پیرا کو پینڈ کیا جائے، جبکہ جو پیرا زیر بحث آیا اس کو پینڈ کر لیا گیا ہے، جبکہ 442 ملین روپے کی ادویات کی جو خریداری ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ محکمہ سوشل سیکیورٹی پیش نہیں کر پایا، جبکہ میں بتاتا چلوں تو یہ باضابطگی 2021-22 میں سامنے آئی تھی جو ابھی تک پینڈنگ ہے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا عالمی شہرت یافتہ جاپانی ڈیری کمپنی موریناگا کی ہیڈ کوارٹر اور پلانٹ کا دورہ۔ مریم نواز کی 100 سال سے کام کرنے والے جاپانی کمپنی کو پنجاب میں شعبہ ڈیری میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ موریناگا کے تجربات کو پنجاب میں ڈیری کے شعبے کی ترقی کے لیے ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی گفتگو۔ نواز عیدہ بچوں کی خوراک، فارمولا ملک، بیکری مصنوعات اور معیاری گوشت کی پیداوار میں تعاون پر اتفاق ہوا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن، اس بارے آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 100 سال سے کام کرنے والی بین الاقوامی جاپانی کمپنی کو پنجاب میں ڈیری کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ یہ کہنا ہے جوان پنجاب حکومت کا، اور یہ بھی کہا گیا کہ انٹرنیشنل نوزائیدہ بچوں کی خوراک میں دیگر بیکری مصنوعات اور براعتی معیار کے گوشت کے مقامی پیداوار میں منصوبوں کی پیشکش کی گئی ہے۔ حیوانات کے شعبے میں جدید جاپانی مشینری اور طریقوں سے استعمال معیاری گوشت کی سود کے لیے صحت مند جانوروں کی افزائش نسل کے لیے پنجاب حکومت سے تعاون پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ڈیری مصنوعات میں عالمی شہرت یافتہ جاپانی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر اور پلانٹ کا دورہ کیا۔ ملک انڈسٹری کمپنی کے مختلف ملک انڈسٹری کمپنی کے مختلف شعبے دیکھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے متعلقہ کمپنی کی تحقیق اور ترقی کے شعبوں کا بھی دورہ کیا اور کمپنی کی جانب سے تفصیلی گفتگو کی۔ جی حسن رضا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں سینیٹ کی خالی نشست پر ضمن الیکشن کا معاملہ۔ ریٹرننگ افسر شریف اللہ نے امیدواروں کے ناموں کی عبوری فہرست جاری کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ، PTI کے اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمہ اعجاز کے نام شامل ہیں۔ امیدوار احمد شہریار نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 23 اگست کو ہوگی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، ریٹرننگ آفیسر نے پنجاب میں سینٹ کی جنرل نشست سے متعلق کاغذات نامزدگی کے حوالے سے ابتدائی فہرست جاری کر دی ہے، جس کے مطابق مجموعی طور پر 3 امیدواروں نے سینٹ کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، جن میں اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا ثناء اللہ، تحریک انصاف کی جانب سے اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمہ اعجاز اور رانا ثناء اللہ کے داماد احمد شہریار شامل ہیں، جنہوں نے پنجاب میں سینٹ کی جنرل نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اب کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل 23 اگست کو ہوگا، جس کے بعد امیدوار اپیلیں کر سکیں گے اور پھر 9 ستمبر کو پنجاب میں سینٹ کی نشست پر الیکشن ہوگا۔ جی ٹھیک ہے اشفاق، آپ کا شکریہ۔ لاہور بورڈ نے میٹرک کے پیپروں کی ری چیکنگ کا آغاز کر دیا۔ امیدوار پیپروں کی ری چیکنگ کے لیے 4 ستمبر تک اپلائی کر سکیں گے۔ پیپر ری چیکنگ کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ مارکنگ میں غلطی ثابت ہونے پر امیدوار کو فیس واپس کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور بورڈ نے میٹرک کے پیپروں کی ری چیکنگ کا آغاز کر دیا۔ امیدوار پیپروں کی ری چیکنگ کے لیے 4 ستمبر تک اپلائی کر سکیں گے۔ پیپر ری چیکنگ کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ اس بارے تفصیلات جانیں گے عاطف پرویز سے۔ عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ روز جو ہے وہ لاہور تعلیمی بورڈ کی جانب سے 9ویں جماعت کے سالانہ نتائج کا اعلان کیا گیا اور اس میں جو آدھے سے زیادہ بچے وہ فیل ہو چکے تھے، تو اب لاہور بورڈ کی جانب سے جو بچے جن کو رضاحت پر اطمینان نہیں ہے وہ پیپر چیک کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ 15 روز کے اندر جو طلباء امیدوار جو ہیں درخواستیں دے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو پیپر کی ری چیکنگ کا عمل کا آغاز ہوگا اور جن بچوں کے سوالات جو نمبر کاؤنٹ نہیں ہے ان کی ریکاؤنٹنگ ہوگی اور نئے رزلٹ نامے جو اگر تصحیح کی ضرورت ہوگی تو
जारी कर दिए जाएंगे। तो लाहौर बोर्ड की जानिब से ये शेड्यूल री चेकिंग का जारी कर दिया गया है, जिससे उम्मीदवारों को अगर अब वो इत्मीनान और पेपर री चेक करवाना चाहते हैं तो वो दरख्वास्तें दे सकते हैं। जी, आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि केडार रोड बीजिंग अंडरपास की खूबसूरती के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। पीएचए ने अंडरपास के एक जानिब ग्रीन बेल्ट मुकम्मल कर ली, दूसरी तरफ काम जारी। डीजीपीएचए मंसूबा और हॉर्टिकल्चर को 4 रोज में काम मुकम्मल करने की हिदायत। बिल्डिंग मटीरियल हटाकर बिल्डिंग अंडरपास को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला किया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी सैन, बताइएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से इस वक्त केडार रोड पर बीजिंग अंडरपास खूबसूरती के पायलट प्रोजेक्ट पर काम जारी है। अब इस मंसूबे में अहम पेशरफ्त ये है कि पीएचए ने अंडरपास के एक तरफ ग्रीन बेल्ट मुकम्मल कर ली है, जबकि बीजिंग अंडरपास की एक साइड पर घास लगाकर ग्रीन बेल्ट को तैयार भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ अभी भी ग्रीन बेल्ट बनाने का काम बदस्तूर जारी है। डीजीपीएचए मंसूर अहमद राजा ने मंसूबा मुकम्मल करने के लिए नई डेडलाइन दे दी है। पीएचए के शोबा इंजीनियरिंग और हॉर्टिकल्चर को 4 रोज में काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है और आइंदा पीर के रोज बीजिंग अंडरपास के तमाम तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे। इसके साथ साथ बिल्डिंग मटीरियल हटाकर अंडरपास को मुकम्मल तौर पर पीर के रोज ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला भी किया गया है। जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फील्ड में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों के लिए एहसास। पंजाब पुलिस के 15 अफसरान को कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिलेगा। एसएसपी अख्तर फारूक, डीएसपी वसीम फराज, सब इंस्पेक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर को मेडल मिलेंगे। इंस्पेक्टर कलीमुल्ला, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फैजान, सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद समेत दीगर को भी मेडल दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के नाम वफाकी हुकूमत को भिजवाए थे। आपको हम खबर दें कि फील्ड में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों के लिए एहसास रखा गया। पंजाब पुलिस के 15 अफसरान को कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिलेगा। एसएसपी अख्तर फारूक, डीएसपी वसीम फराज, सब इंस्पेक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर को मेडल मिलेंगे। इंस्पेक्टर कलीमुल्ला, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फैजान, सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद समेत दीगर को भी मेडल दिए जाएंगे। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फील्ड में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और एहलकारों के लिए ये एजाज़ की बात है कि पंजाब पुलिस के 15 अफसरान को कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिलेगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पंजाब पुलिस के 30 अफसरान और एहलकारों को कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल देने की मंजूरी दे दी है। जिन अफसरान को अच्छी और गैर मामूली कारकर्दगी पर मेडल दिए जाएंगे, इनमें एसएसपी अख्तर फारूक जो कि मुख्तलिफ अजला में डीपीओ तैनात रह चुके हैं, इस वक्त एसएसपी एमटी जो है वो तैनात हैं। डीएसपी वसीम फराज, इसके अलावा इंस्पेक्टर अफ्ताब वसीम, सब इंस्पेक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर, इंस्पेक्टर कलीमुल्ला खां और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फैजान जो है वो शामिल हैं, जिनको जो है वो कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल जो है वो दिया जाएगा। सब इंस्पेक्टर कलीमुल्ला, सब इंस्पेक्टर खुरम शहजाद और एएसआई उमर अब्बास को भी जो है वो मेडल दिया जाएगा। एएसआई शफकत नवाज, हेड कांस्टेबल मोहम्मद अजहर, इसके अलावा कांस्टेबल अशर हुसैन, कांस्टेबल खुरम नवाज, कांस्टेबल जमशेद इकबाल और कांस्टेबल इस्माइल रऊफ को भी जो है वो मेडल से नवाजा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले इन अफसरान के नाम जो है वो पाक को भिजवाए थे, जिसके बाद जो है वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इन जो अफसरान को जो है वो पुलिस मेडल देने की जो है वो मंजूरी दी है, जिसमें कायद-ए-आज़म मेडल शामिल है और अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल शामिल है। पंजाब के अलावा दीगर सूबों के पुलिस अफसरान को भी जो है वो मेडल दिए जाएंगे। इनमें आईजी इस्लामाबाद अली नसर रिजवी जो कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर भी रह चुके हैं, इनको भी कारकर्दगी बेहतरीन कारकर्दगी पर कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा डीआईजी तारिक जवाद को भी कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल दिया जाएगा। इस्लामाबाद के दीगर 4 अफसरान को भी जो है वो मेडल दिया जाएगा। केसी के पुलिस के 14 अफसरान और एहलकारों को जो है वो मेडल दिए जाएंगे। सिंध पुलिस के 11 पुलिस अफसरान और एहलकारों को मेडल देने की जो है वो सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी है। बलूचिस्तान पुलिस के 10 पुलिस अफसरान और एहलकारों को मेडल देने की जो है वो सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के भी 5 अफसरान और एहलकारों को मेडल दिए जाएंगे। इसके अलावा चंद अफसरान और एहलकार ऐसे भी हैं जो कि दहशतगर्दों से डरते हुए और खतरनाक डाकुओं से डरते हुए शहीद हो चुके थे। इनकी फैमिलीज को जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी पर मेडल दिए जाएंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी 23 मार्च को इन अफसरान और एहलकारों और शहीद होने वाले जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, इनकी फैमिलीज को जो है मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं, नहम और दहम में खराब नताइज देने वाले स्कूलों साथसा की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है, अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद जीरो रिजल्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की टीम साथसा की फहरिस्तें तैयार कर रही है। खराब नताइज देने वाले साथसा को नौकरी से फारिग और अच्छे नताइज पर इनाम दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। गुज़िश्ता रोज जो है वो 9वीं जमात के सालाना नताइज का ऐलान किया गया, जिसमें जो आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो फेल हो गए और सरकारी स्कूलों के बच्चे भी काफी तादाद में फेल हुए हैं। तो महकमा तालीम के हवाले से अब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने ऐलान किया है कि पहली दफा नताइज का जो एनालिसिस किया जा रहा है, तजिया किया जा रहा है और उन साथी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनके नताइज जो हैं वो खराब आए हैं और उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा है कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद जीरो रिजल्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एहतसाब अपने जिले और तहसील के स्कूलों से करूंगा। अच्छे नताइज देने वाले साथी की भी फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं और जो खराब नताइज साथी ने दिए हैं उनका रिकॉर्ड भी मुरतब किया जा रहा है और इनके खराब नताइज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये पहली दफा है कि इस तरीके से साथी के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया गया है कि उनको खराब नताइज पर नौकरी से निकाला जाएगा। माजी में जो जब रिजल्ट आते थे तो उसके बाद फहरिस्तें तैयार करके खराब नताइज देने वाले साथी के खिलाफ पीडैक के तहत पहले शोकाज जारी किए जाते थे और शोकाज का तसल्ली बख्श जवाब न आने पर पीडैक के तहत कार्रवाई होती थी। अब वज़ीर तालीम ने ये ऐलान किया है कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी ठीक है आतिफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक गुज़श्ता रोज 296 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी पर कार्रवाइयाँ की गई। पंजाब भर में 25 अफराद गिरफ्तार, 271 को जुर्माने आयद किए गए। अब तक 33,820 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में 2,533 अफराद गिरफ्तार किए गए। तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिएगा। कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से क्रैकडाउन किया जा रहा है। चीनी के नरखों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ ये क्रैकडाउन सामने आया है। 24 घंटों के दौरान 296 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में नाजायज मुनाफाखोरी पर तो कार्रवाइयाँ की गई। इस वजह से पंजाब भर में 25 अफराद गिरफ्तार किए गए, 271 अफराद को जुर्माने किए गए, 33,820 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, 2,533 अफराद गिरफ्तार किए गए, 391 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। लाहौर डिवीजन में 10 ग्राम फर्शों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि गुजरात डिवीजन में 52, फैसलाबाद में 61, साहिवाल डिवीजन में 9, सरगोजा डिवीजन में 32, रावलपिंडी डिवीजन में 32, बहारपुर डिवीजन में 37, डीजी खान में 14, मुल्तान में 56, जबकि इसके साथ साथ 3 ग्राम फर्शों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई हैं। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों को गिरफ्तार और सारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस वाले से 2 रोज से वापस के बाईस मार्केट में नरखों पर अमल दरामद में वाजिया बेहतरी भी आ रही है। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक ये भी कहना है कि चीनी की कीमतों में मसनूई जो इजाफा है उस पर भी जो है इस वक्त इंतजामिया की तरफ से क्रैकडाउन किया जा रहा है। जी इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कानून की खिलाफ वर्जियां करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। किरायानामा अवेजा न करने पर दर्जनों गाड़ियों को 5,50,000 रुपये के जुर्माने आयद। बसों की छत पर सवारियां बिठाने पर मजीद 3 ड्राइवर्स गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि मुसाफिरों की जान माल की हिफाजत पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने के बाद इसका रिलीफ आवाम तक पहुँचाने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर के जो लारी अड्डे हैं वहाँ पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आज भी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर किरायानामा अवेजा ना करने पर दर्जनों पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उनको 5,50,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए। इसके अलावा लाहौर में बसों की छत पर सवारियां बिठाने पर मजीद 3 गाड़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और ड्राइवर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि मुसाफिरों के जानो माल की हिफाजत पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गाड़ियों की छत पर सवारी बिठाने पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसी तनाजुर में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बादल बरसने के इम्कानात कम हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे तो गर्मी की शिद्दत बहुत महसूस हो रही थी, मगर अब देखते ही देखते मौसम में कुछ हद तक बेहतरी आ गई है, क्योंकि आसमान पर बादल भी मौजूद हैं और सूरज की हुक्मरानी भी बरकरार है। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो वो 65% तक जा पहुंचा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि 25 अगस्त से जो है वो बारिशों का एक नया स्पेल मुल्क में दाखिल होगा, जिसमें जो है वो तूफानी बारिशें शहर लाहौर में होंगी। तो लाहौरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल करें, क्योंकि मानसून सीजन में मौसम कब पलटा खा जाए किसी को नहीं मालूम। जी सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं तरबेला डैम 1550 फुट की इंतहाई सतह तक भर गया। तरबेला झील में 57,28,000 एकड़ फुट काबिल इस्तेमाल पानी का जखीरा मौजूद। मूसलाधार बारिश के बावजूद दरिया जहलम में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा न हो सका। दरिया जहलम में मंगला के मुकाम पर पानी की आमद 36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। देखिए, मानसून के दौरान जो एक सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि जो मुल्क के रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पर पानी जखीरा किया जाता है उनको भर लिया जाता है, ताकि फिर जब पानी की शॉर्टेज होती है तो इस पानी को इस्तेमाल कर लिया जाए। ये सिलसिला चल रहा है जी। मानसून बारिशें भी जोरों शोर से हो रही हैं और जो रिजर्वायर्स हैं वहाँ पर पानी की आमद भी उसका सिलसिला भी चल रहा है। और दरियाई सिंध पर वाक़या तरबेला डैम जो मुल्क का सबसे बड़ा दरिया है और जहाँ पर पानी की इंतहाई सतह, जो पानी ज़ख़ीरा करने की इंतहाई सतह है वो 1550 फीट है। तो अब ये बताया गया है जी कि तरबेला डैम जो है वो मुकम्मल तौर पर भर गया है और इस वक्त जो तरबेला डैम की झील है उसमें 57,28,000 एकड़ 28,000 एकड़ फीट काबिल इस्तेमाल पानी मौजूद है। मतलब ये कि तरबेला डैम अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक भर चुका है और अब यहाँ पर जितना पानी आ रहा है उतने ही पानी का इखराज किया जा रहा है। लेकिन अगर मुल्क के दूसरे सबसे बड़े डैम मंगला डैम की बात की जाए तो उसकी सूरत हाल जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है कि अभी तक जो मंगला डैम है वो सिर्फ 73.67% तक ही भर सका है और यहाँ पर जो पानी ज़ख़ीरा करने की इंतहाई सतह है वो 1242 फीट है और अभी तक जो पानी है वो सिर्फ 1217.45 फीट तक पहुँच सका है। ये सूरत हाल है दोनों बड़े रिजर्वायर्स की और मंगला डैम के बारे में एक मरतबा फिर ये खदशात सामने आ रहे हैं कि शायद इस मरतबा भी ये मुकम्मल तौर पर न भर सके। कि अभी आप देखिए कि मुल्क भर में और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में बारिशों का सिलसिला चल रहा है, मूसलाधार बारिशें देखने में आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद दरिया जहलम में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा देखने में नहीं आया और मंगला के मुकाम पर पानी की आमद आज भी जो है और वो सिर्फ 36,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की जा रही है। और अभी अगर आने वाले दिनों में बहुत अच्छे सिस्टम्स नहीं मिलते और दरिया जहलम के कैचमेंट एरिया में कोई बहुत अच्छी बारिशें नहीं होती तो मंगला डैम के मुकम्मल तौर पर भरने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, जो गुज़श्ता साल भी तकरीबन 10 फीट तक पानी की सतह इस डैम में कम रही थी। जी ठीक है सुहेल, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लाहौर में बारिशी पानी को महफूज और काबिल इस्तेमाल बनाने का मनसूबा नाकाम। वाटर टैंक्स की तामीर शहर के एक्वाफायर के लिए सूदमंद साबित न हो सकी। वाटर टैंक्स का जमा किया गया पानी किसी इस्तेमाल में ना आ सका और ड्रेनों में बहा दिया गया। वाटर टैंक सिर्फ पानी महफूज करने तक महदूद, असल मकसद पूरा न हो सका। कज़ाफ़ी स्टेडियम का सबसे बड़ा वाटर टैंक फंक्शनल मगर 7 बने वाले कुएं मुकम्मल न हो सके। कोपर रोड वाटर टैंक के साथ एक्वाफायर रिचार्जिंग वेल ना बनाया जा सका। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए।
شہر لاہور میں بارشی پانی کو محفوظ اور قابل استعمال بنانے کا جو منصوبہ بنایا گیا تھا، یہ واٹر ٹینکس کی تعمیر کا منصوبہ شہر کے ایکوا فائر کے لیے سود مند ثابت نہ ہو سکا۔ حالیہ مانسون بارشوں کا پانی واٹر ٹینکس میں محفوظ تو کیا گیا، مگر ایکوا فائر کو ریچارج نہ کیا گیا۔ واٹر ٹینک سے جمع کیا گیا پانی کسی استعمال میں نہ آ سکا اور ڈرینوں میں بہا دیا گیا۔ پمپنگ مشینری اور گاڑیوں کے ذریعے قیمتی بارشی پانی کو ضائع کیا گیا۔ واٹر ٹینک صرف پانی محفوظ کرنے کی حد تک محدود ہیں، اصل مقصد ان کا پورا نہیں ہو سکا۔ قذافی اسٹیڈیم میں لاہور کا سب سے بڑا واٹر ٹینک فنکشنل ہے، مگر ساتھ بننے والے جو کنویں ہیں وہ تاحال فعال نہ ہو سکے۔ کوپر روڈ واٹر ٹینک کے ساتھ بھی ایکوا فائر کو ریچارج کرنے کے لیے ویل نہ بنائے جا سکے۔ تاجپورہ بی بلاک میں واٹر ٹینک زیر تعمیر، مگر اس کے ساتھ بھی ڈرائی ویل تعمیر نہیں کیے گئے۔ ریلوے اسٹیشن واٹر ٹینک کے ساتھ ریچارجنگ ویل کا منصوبہ ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ گرین پارک میں زیر تعمیر واٹر ٹینک کے ساتھ بھی کنویں بنانے کا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ محکمہ ہاؤسنگ کی واضح ہدایات کے باوجود واسا ویلز بنانے میں ناکام رہا۔ واسا کی طرف سے زیر زمین پانی بچانے کے لیے 10 مقامات پر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ منصوبے کے مطابق واٹر ٹینکس کے ساتھ ایکوا فائر کو ریچارج کے لیے ویل بنائے جانے تھے تاکہ زیر زمین ایکوا فائر کو ریچارج کیا جائے، لیکن یہ منصوبہ ابھی بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ جی زین العابدین ہمیں اپڈیٹ 40 years of lifestyle excellence۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں ایل ڈی اے کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ منظور۔ رواں مالی سال میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کا دائرہ کار وسیع کرنے کا فیصلہ۔ ایل ڈی اے سٹی اور ایونیو 1 کی اپ گریڈیشن کے لیے کثیر رقم مختص کی جائے گی۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کہتے ہیں شہر کو خوبصورت بنانے اور معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین آگاہ کیجیے گا۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ لاہور میں ترقیاتی کام اور لاہور کا انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے بھی کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ لاہور کا انفراسٹرکچر اپ گریڈ کرنے کے لیے، لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اور لاہور کو ایک نئی شکل میں ڈھالنے کے لیے کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ بالکل اس دفعہ جو ہمارا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے کام کریں گے رواں مالی سال میں، تو اس میں ہم نے ایک پورا ایک ماڈل اتھارٹی نے اپروو کیا ہے جس کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اس کے کچھ پروجیکٹس ہم نے اس پچھلے سال ہم نے کیے ہیں گلبرگ میں اور سبززار میں، اسی کو ہم آگے فردر ریپلیکیٹ کریں گے باقی جو ہمارے لاہور کے شہر ہیں، تاکہ وہ ایک پیٹرن کے ساتھ یہ پورا شہر ڈیولپ ہو۔ ڈی جی صاحب یہ فرما دیجئے گا، جس طرح آپ نے ٹولنٹن مارکیٹ کا پروجیکٹ مکمل کیا اور وہاں پہ تمام دکانوں کا جو فساد ہے وہ آلموسٹ ایک طرح کا بنایا اور ایک وہ نئی لک دے رہا ہے، جو پرائیویٹ اس وقت لاہور میں دکانیں موجود ہیں، کیا ان کو بھی بجٹ میں یا آپ کے ایجنڈے میں کوئی ایسے دائرہ کار میں لایا جا رہا ہے کہ ان دکانوں کو بھی خوبصورت بنایا جائے تاکہ کوئی ایستھیٹک لک لاہور کی نظر آئے، گورنمنٹ پیسے نہ خرچے اور لاہور خوبصورت نظر آنا شروع ہو جائے؟ جی بالکل، ہماری جو بلڈنگ ریگولیشنز ہیں اس میں ہم نے ایک چینجز پروپوز کی ہیں، جن کا مقصد ایک جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جو فساد یونیفارمٹی ہے یا بیٹرمنٹ ہے یا یہ جو ویژول پولوشن جس کو ہم کہتے ہیں ان فارم آف ڈفرینٹ سائنیج، لوز وائرز، پینٹ نہ کرنا، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک ریگولیشن پروپوز کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ لاسٹ تھنگ سر، جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ تو الٹیمیٹلی پنجاب حکومت کی طرف سے ایل ڈی اے کو بتا دیے جاتے ہیں، لیکن ایل ڈی اے کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایل ڈی اے کی اپنی ہاؤسنگ اسکیمیں کی، لائک ایل ڈی اے ایونیو 1، ایل ڈی اے سٹی ہاؤسنگ اسکیم، جوہر ٹاؤن، گلبرگ۔ کیا اس بجٹ میں ان ایل ڈی اے کی اسکیموں میں رہنے والوں کے لیے کوئی اچھی خبر ہے کہ ان کا معیار زندگی بلند کر دیا جائے گا؟ اور ایل ڈی اے سٹی جس کے اوپر لوگ 2014 سے امید لگائے بیٹھے ہیں، کیا اس سال مالی سال میں ان کے لیے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے؟ بالکل، ہماری 2 میجر اسکیمز ہیں جن کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور کرنے جا بھی رہے ہیں۔ ایک ایل ڈی اے سٹی ہے، جیسے آپ نے بتایا لاسٹ ایئر ہم نے کافی اچھے پیسے اس پہ لگائے ہیں، جو اس کی انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز اور باقی جو اس کی انٹری تھی وہ ہم نے ٹھیک کر دی ہے۔ تو اس سال بھی ہم سائزیبل اماؤنٹ ایل ڈی اے سٹی میں لگائیں گے تاکہ اس پورے ایریا کو ہم ڈیولپ کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایل ڈی اے ایونیو 1 ہماری ایک پرانی اسکیم ہے، اس میں چھوٹے موٹے ایشوز تھے، ہم پرو ایکٹیولی اس کی جو لیٹیگیشنز ہے اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔
DG LDA ताहिर फारूक की आपने गुफ्तगू सुनी। माली साल 2025-26 में जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट मॉडल है उसका दायरा कार वसी बनाया जाएगा। फसाड यूनिफॉर्मिटी LDA सिटी LDA एवेन्यू 1 को मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ साथ LDA की स्कीमों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छी ख़बर ये है कि उनका जो मेयार ज़िंदगी है उसको बुलंद करने के लिए मज़ीद जो तरक्याती काम हैं उन स्कीमों में करवाए जाएंगे। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को स्कूलों में लाने के लिए इकदाम शुरू। महकमा गैर रस्मी तालीम रवा माली साल में 1600 नए लिटरेसी सेंटर्स कायम करेगा। नए बने वाले सेंटर में सालाना 60,000 बच्चों को दाखिल किया जाएगा। सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल का कहना है कि इन बच्चों को मिडल के बाद जनरल स्कूलों में दाखिल करवाया जाएगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, पंजाब में जो स्कूलों से बाहर बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो 1 करोड़ के करीब है। इन बच्चों को स्कूल में लाने के लिए जनरल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं और इन इकदाम में कितने बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आएंगे ये जानते हैं सेक्रेटरी लिटरेसी सैयद हैदर इकबाल। ऐसा बताइएगा कि लिटरेसी डिपार्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहा है, तो कितने बच्चे आने वाले सालों में स्कूलों में लाए जाएंगे और कितने सेंटर जो हैं वो बनने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारा जो ये इदारा है गैर रस्मी बुनियादी तालीम का इदारा, ये सन 2002 में बना था। उसमें मुख्तलिफ औकात में गैर रस्मी तालीम इदारे बनाए गए। इस वक्त 20,000 से ज़्यादा गैर रस्मी तालीमी इदारे हमारे पास काम कर रहे हैं। उसमें 6,60,000 के करीब बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 9.2 मिलियन बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं उनको भी तालीम के ज़ेवर से रास्ता किया जाए। उसके लिए 1,000 सेंटर्स हम अभी बनाने जा रहे हैं मज़ीद, जिनमें हम 40,000 के करीब बच्चे उसमें तालीम हासिल करेंगे। इसके अलावा हमने जो अडल्ट लिटरेसी सेंटर्स हैं जिनमें बुज़ुर्ग लोग जो ना पढ़ सके हों उनको भी हम ऐड करेंगे और अभी तक हमने 627 सेंटर्स इस तरह के बना लिए हैं जिनमें 6 महीने के लिए हम उनको तालीम देंगे और वो पढ़ना लिखना उसमें सीखेंगे। जी बिल्कुल, सैयद हैदर इकबाल जो हैं उन्होंने जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है इनको स्कूल में लाने के लिए लिटरेसी डिपार्टमेंट का जो प्लान है उस हवाले से आगाह किया कि 1600 नए जो सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर बच्चों को एक्सेलरेटेड जो तरीके से उनको तालीम दी जाएगी और इन सेंटर से तालीम हासिल करने के बाद इनको जनरल स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। DC लाहौर सैयद मूसा रसा का तहसील कैंट का दौरा, सफाई और इंतजामी खदमात का तफसीली जायजा लिया। AC कैंट फातिमा अरशद ने तहसील में जारी इंतजामी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DC सैयद मूसा रसा की वासा हुकाम को निकासी आब और सीवरेज का निज़ाम को हर सूरत फाल रखने की हिदायत की गई। बोले कैंट बोर्ड के साथ मिलकर निकासी आब के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।